नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर सामाजिक क्षेत्र से। विवाह की विधिक आयु पर गठित टास्क फोर्स ने प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट सौंप दी है। पिछले वर्ष सरकार ने मातृत्व की आयु से संबंधित मामलों, मातृ मृत्यु दर कम करने की अनिवार्यताओं, पोषण स्तर में सुधार और अन्य संबद्ध मुद्दों की जांच के लिए इस टास्क फोर्स का गठन जया जेटली की अध्यक्षता में किया गया था। विचार के लिए आए विषयों में माताओं और शिशुओं की स्वास्थ्य व पोषण संबंधी स्थिति के साथ साथ विवाह एवं मातृत्व की आयु के सहसंबंध की जांच भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक टास्क फोर्स द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर एक महिला के प्रथम प्रसव के समय उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं विवाह की विधिक आयु के लिए अब तक बने अधिनियमों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सम्मति आयु अधिनियम 1891 की। इस अधिनियम ने सीधे विवाह की आयु को संबोधित किए बिना सहमति से यौन संबंध स्थापित करने की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी। दूसरा अधिनियम है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। ये शारदा अधिनियम के रूप में लोकप्रिय था। इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित कर दी गई। और तीसरा अधिनियम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसमें विवाह के लिए लड़कियों की आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए आयु सीमा संशोधित करके 21 वर्ष की गई। विधिक रूप से विवाह की आयु को बढ़ाने के पक्ष में कई तर्क दिए गए हैं, जैसे कम आयु में विवाह लड़कियों को सामान्य लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक से वंचित करता है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और बच्चों का पोषण स्तर माता की आयु पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा कम आयु में विवाह का मतलब है कि भारत में 1/4 महिलाएं श्रम शक्ति में भी शामिल नहीं हो पाती हैं। वहीं विधिक रूप से विवाह की आयु बढ़ाने के विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति को अधिक वरीयता और अत्यधिक निर्धनता वाले ऐसे देशों में महिलाओं की विवाह योग्य आयु बढ़ाने से कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात की समस्या और अधिक गंभीर हो सकती है। इसका तात्पर्य होगा कि 21 वर्ष की आयु होने तक लड़कियों का अपने व्यक्तिगत मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं मौसम विज्ञान विभाग की। भारत मौसम विज्ञान विभाग इस वर्ष नवीन मॉनसून मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। ये नए कदम मानसून के पूर्वानुमान में सुधार के लिए उठाए जा रहे हैं। मानसून के पूर्वानुमान में परिचालन संबंधी पूर्वानुमान गलतियों को कम करने के लिए मल्टी मॉडल असेंबल अप्रोच को विकसित किया गया है। वर्तमान में मॉनसून मिशन युग्मित पूर्वानुमान प्रणाली और असेंबल सांख्यिकीय पूर्वानुमान पद्धति का उपयोग करके पूर्वानुमान लगाता है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए एक विशेष मौसमी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। यदि निवल बोए गए क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को सुनिश्चित सिंचाई उपलब्ध नहीं होती है तो उस क्षेत्र को वर्षा सिंचित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत क्षेत्रफल और उत्पाद के मूल्य दोनों की दृष्टि से वर्षा सिंचित कृषि में प्रथम स्थान पर है। ये भारत की कृषि आधारित जीडीपी के मूल्य में 60% का योगदान देता है। वर्षा ऋतु के 4 महीनों के लिए मासिक दृष्टिकोण प्रदान किया जाएगा और केंद्रीय जल आयोग को 5 दिन पहले ही बाढ़ की पूर्वानुमान चेतावनी जारी की जाएगी। इसके अलावा चेन्नई और मुंबई में शहरी बाढ़ का पूर्वानुमान भी जारी किया जाएगा। ये वर्तमान में 3 दिन पहले ही बाढ़ का पूर्वानुमान जारी करता है। हाल ही में आईएमडी वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में अत्यधिक वृष्टि के परिमाण का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहा है। पूर्वानुमान के कई प्रभाव हैं, जैसे मॉनसून का पूर्वानुमान खाद्य उत्पादन और जीडीपी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। कम वर्षा किसानों की आय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है और ग्रामीण मांग और खपत में कमी ला सकती है। अगली खबर शिक्षा मंत्रालय से। शिक्षा मंत्रालय जल्द ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए कार्यान्वयन योजना जारी करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा नीतियों की श्रृंखला में तीसरी नीति है। इसके अंतर्गत पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की विद्यालयी शिक्षा को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अनुशंसाओं के लिए कई सीमाएं निर्धारित हैं। क्योंकि ये नीति आगामी 20 वर्षों के लिए बनाई गई है, इसलिए एनईपी का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों में शामिल है प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों और विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की क्षमता के निर्माण के लिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा योजना राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक और शिक्षक समग्र उन्नति पहल है।
इसके अलावा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग दीक्षा पोर्टल को बड़ी संख्या में पाठ्यक्रम से जुड़े ई कंटेंट तक पहुंच प्रदान करके ई लर्निंग का विस्तार करने के लिए आरंभ किया गया था। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। छात्रों के मानसिक और स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोदर्पण नामक पहल आरंभ की गई है। ये छात्रों को तनाव के दौरान भावनात्मक सहायता और परामर्श प्रदान करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। स्कूली शिक्षा के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा कोश का विकास प्रस्तावित किया गया है। समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन और पढ़ना लिखना अभियान जैसी मौजूदा योजनाओं को NEP 2020 की अनुशंसाओं के साथ संयोजित किया जा रहा है। राज्य और संघ शासित प्रदेश में भी NEP को लागू करने के लिए अपना कार्यबल गठित कर रहे हैं। अगली खबर अर्थव्यवस्था से। सरकार राजकोषीय घाटे को वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4% पर लक्षित कर सकती है। राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और राजस्व के बीच का अंतर है, तो बजट को राजकोषीय अधिशेष के रूप में जाना जाता है। उच्चतर राजकोषीय घाटे की वजह से अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो सकती है। ऐसा लोगों को अधिक धन उपलब्ध करवाकर किया जा सकता है जो क्रय और निवेश गतिविधियों में धन व्यय कर सकते हैं। हालांकि ये दीर्घकाल में राजकोषीय घाटा आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। कोविड-19 महामारी के कारण GDP वृद्धि में संकुचन और राजस्व संग्रह और व्यय में एक वृहद विसंगति होने की वजह से राजकोषीय घाटे को GDP के 4% तक संशोधित करने की आवश्यकता है। आगामी कुछ वर्षों के दौरान भी विस्तारवादी नीतियों की मांग के बने रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि सरकार वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM 2004 द्वारा निर्धारित GDP के 2.5% से 3% के दीर्घकालिक मध्यम अवधि के लक्ष्य से विचलन के लिए तैयार है। दरअसल राजकोषीय समेकन की समीक्षा करने के लिए गठित NK सिंह समिति ने राजकोषीय घाटे को वर्ष 2017-18 तक 3% और वर्ष 2023 तक धीरे धीरे 2.5% तक कम करने की अनुशंसा की थी। बाद में सरकार ने राजकोषीय घाटे को वर्ष 2022-23 तक सकल घरेलू उत्पाद के 3.1% तक लाने का लक्ष्य रखा था। उपराष्ट्रपति ने कॉर्पोरेट्स को विसल ब्लोअर तंत्र को सुदृढ़ करने का सुझाव दिया है। विसल ब्लोइंग सार्वजनिक, निजी या तृतीय क्षेत्र के संगठनों के भीतर अनुचित कृत्यों, कदाचार, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आदि की गतिविधियों के बारे में एक प्राधिकारी व्यक्ति या जनता का ध्यान आकर्षित करने का कार्य है। विसल ब्लोइंग के परिणाम स्वरूप नियोक्ता की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचने के कारण विसल ब्लोअर्स को अधिकांश तौर पर अपने नियोक्ता से या अवैध गतिविधियों में लिप्त रहे अपने सहकर्मियों की ओर से प्रतिशोध की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। विसल ब्लोअर कॉर्पोरेट और वित्तीय अनियमितताओं को प्रकट कर सकते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए CIA के पूर्व कर्मचारी एडवर्ड स्नोडेन ने गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। आइए जानते हैं भारत में विसल ब्लोअर की सुरक्षा के लिए तंत्र। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2014 विसल ब्लोअर की पहचान की सुरक्षा और उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए कठोर नियमों का प्रावधान करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध विनियम, जो इनसाइडर ट्रेडिंग मामलों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए विसल ब्लोअर और अन्य सूचना प्रदाताओं को पुरस्कृत करने का प्रावधान करता है। इनसाइडर ट्रेडिंग उन प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है जिनके बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदन जानकारी ज्ञात हो। कंपनी अधिनियम 2013 ने स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य किया है कि उनके द्वारा विसल ब्लोअर की शिकायतों की जांच के लिए एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाए। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। चाबहार बंदरगाह ईरान। भारत सरकार द्वारा ईरान के चाबहार बंदरगाह की माल वहन क्षमता, जिसमें माल को चढ़ाना, उतारना, रखरखाव आदि शामिल है, इनको सुदृढ़ता प्रदान की जा रही है। चाबहार पोर्ट को माल और यात्रियों के लिए बहुविध परिवहन के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। ये बंदरगाह ओमान की खाड़ी में अवस्थित है। ये ईरान की पूर्वी सीमाओं के माध्यम से भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया में एक समुद्री भूमि पहुंच मार्ग प्रदान करता है। इस बंदरगाह को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के प्रति संतुलन के रूप में देखा जाता है, जिसे चीन के निवेश द्वारा विकसित किया जा रहा है। ग्वादर बंदरगाह चाबहार बंदरगाह से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। दुर्लभ मृदा धातुएं, रेयर अर्थ मेटल्स, REM।
REM का उपयोग स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रौद्योगिकियों में किया जा रहा है, लेकिन दुर्लभ मृदा खनिजों का पुनर्चक्रण कठिन होने के कारण इनका उपयोग अब भी एक चुनौती बना हुआ है। रेयर अर्थ मेटल्स में 17 रासायनिक तत्व शामिल हैं, जिसमें 15 लैंथेनाइड्स, एंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, येटेर्बियम और लुटेटियम, स्कैंडियम और यट्रियम शामिल है। उच्च घनत्व, गलनांक, चालकता और ऊष्मीय चालकता इन धातुओं की विशेषताएं हैं। ये धातुएं पृथ्वी की सतह पर व्यापक रूप से विस्तारित हैं, लेकिन ये कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसकी वजह है कि इनका निष्कर्षण आर्थिक रूप से वहनीय नहीं है। इन धातुओं के भंडार भारत में भी पाए जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की गई। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष पद को 6 क्षेत्रीय समूहों, जिसमें अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, पूर्वी भूमध्य सागर और पश्चिमी प्रशांत के बीच 1 वर्ष के लिए चक्रीय आधार पर धारण किया जाता है। कार्यकारी बोर्ड का गठन 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चयनित 34 तकनीकी रूप से योग्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका कार्य है विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णयों को लागू करना, इसके कार्यों के लिए परामर्श और सुविधा प्रदान करना। केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला यानी सेंट्रल सॉइल एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन CSMRS। हाल ही में CSMRS की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। ये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का एक संलग्न कार्यालय है। ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। ये प्रयोगशाला अन्वेषण, आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और भूतकनीकी, अभियांत्रिकी संबंधी समस्याओं, निर्माण सामग्री एवं संबद्ध क्षेत्रों के बारे में अध्ययन से संबंधित है। ये भारत और इसके पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार आदि में नदी घाटी परियोजनाओं के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा ये संस्थान भूटान के पुनात संगचू जैसी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए परामर्श भी प्रदान करता है। तैरती हुई सौर परियोजना, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट FSP। विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर निर्मित ओमकारेश्वर बांध पर किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से विद्युत उत्पादन वर्ष 2022-23 तक आरंभ हो जाएगा। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अधिक महत्व की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन अधिग्रहित स्थल की लागत 25 से 30% तक अधिक होती है। भारत में तैरती हुई सौर परियोजना के अंतर्गत कोलकाता में 10 किलोवाट का संयंत्र, केरल में NTPC द्वारा 100 किलोवाट और ग्रेटर विशाखापत्तनम स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 2 मेगावाट की परियोजना शामिल है। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक। बिहार में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक के संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी की गई। इसकी वजह से इनकी आबादी वर्ष 2007 में 78 से बढ़कर वर्ष 2020 में लगभग 600 हो गई है। इस पक्षी के विश्व में केवल 3 ज्ञात प्रजनन स्थल हैं, जिनमें से 2 भारत में, असम और बिहार तथा 1 कंबोडिया में है। IUCN की लिस्ट में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त है। K2। नेपाल के पर्वतारोहियों का एक दल K2 के पर्वत के शिखर पर शीतकाल में आरोहण का सफलतापूर्वक प्रयास करने वाला प्रथम पर्वतारोही दल बन गया है। K2 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई का एकमात्र पर्वत है जिस पर सर्दियों के दौरान चढ़ाई नहीं की गई है। ये हिमालय के उत्तर पूर्व में कराकोरम श्रेणी में स्थित है। K2 विश्व के 17 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 5 पर्वतों से घिरा हुआ है। K2 माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। सक्कारा। ये मिस्र में स्थित एक शवाधान स्थल है। हाल ही में मिस्र में सक्कारा में एक अंत्येष्टि मंदिर और प्राचीनतम ताबूतों की प्राप्ति हुई है। इस प्राचीन शवाधान स्थल ने अधिक प्राचीन रहस्यों को प्रकट किया है। सक्कारा में 1 दर्जन से अधिक पिरामिड स्थित हैं। ये प्राचीन मिस्र की राजधानी मेम्फिस का एक विशाल कब्रिस्तान था, जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।